नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। इसी की प्रतीक्षा थी। 8 महीने पहले जब जून में इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक हुए थे और बाद में अमेरिका भी बी-2 बॉम्बर के साथ उस अटैक में शामिल हुआ था, तब भी कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठी थी। उस समय भी सोनिया गांधी को आगे किया गया था। एक लेख लिखवाया गया था, शायद इंडियन एक्सप्रेस में, और उसमें सोनिया गांधी ने बड़े सवाल खड़े किए थे। इजराइल को, नेतान्याहू को एक तरीके से आतंक को बढ़ावा देने वाला नेता बता दिया था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अमेरिका की भी निंदा की थी। लगे हाथ भारत की, यानी मोदी सरकार की भी निंदा कर डाली और कहा कि उसकी चुप्पी पुराने दोस्त ईरान के साथ एक तरीके से अन्याय है, अनजस्टिस है। भारत को इन हमलों की कड़ी निंदा करनी चाहिए। खैर, वो 12 दिन चला हमला और बी-2 बॉम्बर ने जो अपना काम करना था वो कई जगहों पर किया, जहां यूरेनियम संवर्धन का काम चल रहा था, परमाणु बम बनाए जाने की गतिविधियां चल रही थी। और अब 8 महीने बाद जब फिर से इजराइल और अमेरिका का ये अटैक हुआ, और जिसको वो निर्णायक अटैक कह रहे हैं, अभी इसका चौथा दिन है और इन 4 दिनों के भीतर ही जो उनके कथित सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली खामेनेई, और जो उनके रक्षा मंत्री थे, और जो सुप्रीम सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए सेना के अधिकारी थे, उनका एक ही अटैक में एक ही जगह खात्मा कर दिया गया। अभी ये युद्ध और आगे बढ़ रहा है। जो प्रमुख बिल्डिंग्स हैं, जहां से इजराइल पर और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अटैक कर रहा है अमेरिका, उसने आस पड़ोस के अपने देशों को भी नहीं छोड़ा। संयुक्त अरब अमीरात हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, किसी को नहीं बख्श रहा है। कहने को वो उसका बहाना है, उसका तर्क है कि इन सब क्षेत्रों में वो केवल अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अटैक कर रहा है। लेकिन क्या दुबई में हवाई अड्डा या जो दूसरे सार्वजनिक स्थल हैं, वहां भी सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, जहां पर अटैक हुए हैं, और कई जगहों पर तबाही हुई है। सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जहां से अमेरिका को भी, यूरोपियन कंट्रीज को भी, एशियन कंट्रीज को भी तेल सप्लाई किया जाता है और बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। प्रतिदिन की क्षमता 5.5 लाख से लेकर के 6 लाख बैरल की है। उस पर अटैक करना ड्रोन के जरिए, उसमें आग लगी, उसको बंद करना पड़ा। जो तेल मार्ग था, सप्लाई का मार्ग था, उसको बंद कर दिया है ईरान ने। और सोनिया गांधी ने जो लंबा चौड़ा वक्तव्य जारी किया है, उसमें एक बार फिर इजराइल और अमेरिका के साथ साथ भारत की सरकार को, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को, उसकी विदेश नीति को निशाने पर लिया है, टारगेट किया है। इन्होंने क्या क्या कहा है, जरा पहले उस पर एक नजर दौड़ाएंगे। इसके बाद जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की, सोनिया गांधी की मूल समस्या क्या है। ये क्यों एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हुए दिखना चाहते हैं। बयानबाजी हो रही है, बकैती हो रही है, जो मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरे एशिया के देशों के लिए
बहुत बड़ा खतरा बन करके उभर गए थे। अयतुल्ला अली खामेनी के रहते हुए ईरान ने हमास को खड़ा किया, हिजबुल्लाह को खड़ा किया, हूथियों को खड़ा किया, आईएसआईएस की मदद की। कई ऐसे संगठन हैं, मिलिशिया वगैरह, कई ऐसे संगठन हैं आतंकवादियों के जो अलग अलग देशों में वहां की सरकारों को डिस्टेबलाइज कर रहे थे, और इजराइल को तो वो नक्शे से मिटाने की बात कर रहे थे। जो 7 अक्टूबर का हमला था इजराइल पर, जिसमें एक ही दिन में करीब 1400 लोग मारे गए थे, उनके सैकड़ों नागरिकों को बंधक बना लिया गया था, उनको अमानवीय यातनाएं दी गई, और उनको इजराइल चाहकर भी बचा नहीं पाया। ऐसे आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषित करने वाले अयतुल्ला अली खमैनी की अगर हत्या की गई है, अगर उनको मारा गया है, तो सोनिया गांधी चाहती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को इस टारगेट किलिंग की निंदा करनी चाहिए। वो जो यूएन चार्टर है उसकी बात कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात कर रही हैं। क्या आयतुल्ला अली खमैनी और उनकी सरकार, उनके कृत्य आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देना, वित्त पोषण करना, ये सब भी यूएन चार्टर के तहत ही आता है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं है? 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर अटैक हुआ था, क्या वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ही किया गया था? मुझे याद नहीं आता कि सोनिया गांधी ने या कांग्रेस ने पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनको पलायन के लिए मजबूर किया गया, उन पर बर्बरता और क्रूरता की गई, कभी उस तरीके से आवाज उनके लिए बुलंद की हो। और बांग्लादेश का तो अभी हाल का ही है। ये जो फरवरी के शुरू में प्रस्तावित चुनाव थे, इनको टलवाने के लिए मोहम्मद यूनुस ने और उनके गुर्कों ने और जमात के, मैं तो आतंकवादी ही कहूंगा, कट्टरपंथी ही कहूंगा, उन लोगों ने जिस तरीके से टारगेटेड वहां पर हिंसा की हिंदुओं के खिलाफ, उनको जला करके मार डाला, पीट पीट करके मार डाला, पेड़ों पर टांग करके उनमें आग लगा दी, तब कांग्रेस क्यों चुप्पी साधे हुए थी? सोनिया गांधी क्यों चुप्पी साधे हुए थी? मुंह में दही क्यों जमा करके बैठ गए थे ये सारे लोग? केवल मुस्लिम परस्ती के लिए, मुस्लिम वोटों की चिंता के लिए आज कांग्रेस पार्टी भी, सोनिया गांधी भी बयानबाजी कर रही हैं। इनको ह्यूमन राइट्स भी दिखाई दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी याद आ रहे हैं, यूएन चार्टर भी इनको समझ में आने लगा है। असदुद्दीन ओवैसी को देखिए आप, इमरान मसूद को देखिए, महबूबा मुफ्ती के बयानों को देखिए, पगलाए हुए हैं सारे के सारे। और जगह जगह जो तनाव पसरा हुआ है, तनाव पैदा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लेकर के और लखनऊ तक, और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में और देश के भी कई शहरों में लोगों को जिस तरीके से उकसाने और भड़काने की कोशिश हो रही है, क्या यह किसी भी दृष्टि से तर्क संगत कही जा सकती है, उचित कही जा सकती है? ईरान में क्या हो रहा है, ईरान को पुराना दोस्त बताया जा रहा है, और केवल 1994 की किसी घटना का जिक्र कर रही हैं ये, कि साहब यूएन में एक कोई प्रस्ताव आया था और उसमें ईरान ने भारत का साथ दिया था। उसके बाद कश्मीर का चाहे मसला हो या दूसरे मसले हों, आयतुल्ला अली खमैनी की सरकार हमेशा भारत की पीठ में छुरा भोंकने का काम करती रही है। जहां तक संबंधों का सवाल है, व्यापारिक संबंधों का सवाल है, तो हमारे दुनिया के बहुत सारे देशों से संबंध है, पर हम अपनी विदेश नीति किस आधार पर तय करते हैं? हमें ये देखना होता है कि कौन संकट में हमारे साथ है, कौन हमारी जो नीतियां हैं उनके अनुरूप सच्चाई में व्यवहार कर रहा है, उसका आचरण कैसा है। इन सारी चीजों को देख करके और हमारे राष्ट्रीय हित
उसके साथ चलने में सुरक्षित हैं या नहीं हैं। किसी भी मापदंड पर आप आजमा करके देख लीजिए, आयतुल्ला अली खमेनी का शासन प्रशासन भारत के खिलाफ ही काम कर रहा था। अब आते हैं जरा इस बात पर कि कांग्रेस भारत के साथ कब खड़ी हुई दिखाई दी है। यानी मोदी सरकार की जो विदेश नीति है, जो कार्रवाइयां हैं, क्या कभी भी 2014 के बाद से सोनिया गांधी ने उसकी तारीफ की है? या कांग्रेस पार्टी ने, एक ऐसी पार्टी ने जिसका 55 से 58 साल तक शासन रहा हो देश पर, जो राष्ट्र हित में फैसले लिए गए अलग अलग मसलों को लेकर के, क्या कभी समर्थन किया इन्होंने? अगर कभी नहीं किया है तो फिर अब कौन सा आश्चर्यजनक इनका रुख है। कुल मिलाकर के तो उसी लाइन पर ये जा रहे हैं कि हम इनको विरोध ही करना है, इनको यही काम करना है। तो अगर यही काम करना है, यही बकैती करनी है और देश की जो इस समय घोषित विदेश नीति है उसके खिलाफ ही बयानबाजी करनी है और अपनी जो वोट परस्ती है, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, उसी पर आगे बढ़ना है, तो फिर क्या ही कहा जाए। अब आप देखिए कि इन्होंने क्या बयान दिया है। ये कहती हैं कि ये हत्या बिना किसी औपचारिक युद्ध की घोषणा और उस समय की गई जब बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) के मुताबिक किसी भी देश की सीमाओं या उसकी राजनीतिक आजादी के खिलाफ बल प्रयोग या धमकी देना गलत है। किसी मौजूदा राष्ट्र अध्यक्ष की टारगेट किलिंग उन नियमों के खिलाफ है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी इस पर आवाज नहीं उठाता तो अंतरराष्ट्रीय नियम कमजोर पड़ सकते हैं। तो उनके कोई मानव अधिकार नहीं थे जिनको 7 अक्टूबर में करीब 1400 लोगों को एक कॉन्सर्ट में जो शामिल थे उनको हमास के लोगों ने मार डाला था, क्रूरता बरती थी। बहुत सारी महिलाओं को, युवतियों को, परिवारों को उठा करके बंधक बना लिया था। उस पर भी सोनिया गांधी अगर प्रकाश डालती तो बेहतर होता। फिर ये आती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे को टारगेट करती हैं और कहती हैं हत्या से सिर्फ 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री इजराइल यात्रा से लौटे थे। वहां उन्होंने बेंजामिन नेतान्याहू सरकार के समर्थन की बात दोहराई। ये उस समय हुआ जब गाजा संघर्ष में बड़ी संख्या में आम नागरिक, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, मारे जाने पर दुनिया भर में नाराजगी है। फिर ये आगे कहती हैं कि ग्लोबल साउथ के कई देशों और ब्रिक्स के साझेदार रूस व चीन ने इस मामले में दूरी बनाई रखी है। ऐसे समय में भारत का खुला समर्थन बिना साफ नैतिक रुख के गलत संदेश दे सकता है और सोनिया गांधी के अनुसार इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया भर में दिखेगा। फिर आगे लिखती हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईरान की जमीन पर हुई बमबारी और टारगेट किलिंग की साफ निंदा करती है। ये क्षेत्र और दुनिया के लिए खतरनाक कदम है। पार्टी की ईरान की जनता और दुनिया भर से सिया समुदाय के प्रति संवेदनाएं हैं। यानी खुली राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने शुरू कर दी। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री की चिंताएं क्या हैं। इनकी चिंता तो जो है वो समझ में आ रही है लोगों के कि इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट दिखाई दे रहे हैं। ये फिलिस्तीन का थैला लटका करके इनकी सुपुत्री वायनाड की सांसद प्रियंका वाड्रा पार्लियामेंट पहुंचती है। सोनिया गांधी बयान जारी करती हैं। 8 महीने पहले जब बमबारी हुई थी, कार्रवाई हुई थी, तब भी इन्होंने इसी तरह की बयानबाजी की थी। अब एक समग्रता में आर पार का युद्ध छेड़ा है अमेरिका और इजराइल ने, तो भी इनके टारगेट पर, इनके निशाने पर सीधे तौर पर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यानी ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की चिंता कर रही हैं, बाकी सब चीजों से इनका लेना देना नहीं है। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने अभी तक कई देशों के नेताओं से
बातचीत की है और इन नेताओं से जो वहां भारतीय बसे हुए हैं उनके प्रति चिंता जाहिर करते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने जिन लोगों से बात आज की अगर मैं बात करूं तो ओमान के सुल्तान से बात की है उन्होंने, हैतम बिन तारिक से। इसके अलावा कुवैत के जो क्राउन प्रिंस हैं उनसे बात की है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हामिद अल थानी से बात की है। यूएई, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन के नेताओं से वो बातचीत कर चुके हैं। विमान उड़ान भर चुके हैं। कई विमान मुंबई में लैंड कर चुके, दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में लैंड कर चुके। यानी वहां फंसे हुए भारतीयों को निकालने की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। और सोनिया गांधी के पूरे वक्तव्य में जो वहां 90 लाख भारतीय कामकाज करते हैं उनके बारे में कुछ इन्होंने कहा हो तो मुझे बता दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानती हैं। इनका जो कुल मिलाकर के रुख रहता है, अब आप ये देखिए कि जब डोकलाम हुआ, राहुल गांधी क्या कर रहे थे? चीन के दूतावास में दिल्ली में डिनर कर रहे थे, चीन के राजदूत के साथ और फैमिली के साथ गए थे, परिवार के साथ वहां जाकर के उनके साथ डिनर कर रहे थे। पूर्वी लद्दाख में गलवान में जब झड़प हुई थी तो ये अपनी सेनाओं के साथ नहीं खड़े थे, तब भी रायता फैला रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, यह कहकर के अटैक कर रहे थे कि चीन ने हमारा बड़ा भूभाग कब्जा लिया है। यानी अपनी सेना के कौशल पर, पराक्रम पर और उसकी श्रेष्ठता पर सवाल खड़े कर रहे थे कि जैसे वहां चीन तो हमारी जमीन को कब्जा रहा था और हमारी सेनाएं सिर्फ तमाशा देख रही थी या तालियां बजा रही थी खड़ी होकर के कि वाह, हमारी मातृभूमि की जमीन को आपने कब्जा लिया है। डोकलाम के बाद 2-3 और ऐसी घटनाएं घटी हैं। उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हर बार कांग्रेस ने हमारी सेनाओं के शौर्य पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ही थे ना जो पूछ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि कितने राफेल गिरे, मोदी जी सच जानना चाहता है देश। तो इस समय युद्ध छिड़ा हुआ है, अमेरिका और इजराइल वहां पर अटैक कर रहे हैं। जिस दिन हम बात कर रहे हैं इसी दिन 3 विमान गिरे हैं अमेरिका के, कतर की एयर स्पेस में। तो राहुल गांधी जरा आप ट्रंप से भी पूछे कि आपके ये विमान क्यों गिरे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक क्रिकेट मैच हो रहा है, टारगेट को आपने अचीव कर लिया है, मैच जीत लिया है, तो राहुल गांधी ये पूछेंगे कि 6 विकेट हमारे क्यों गिर गए? वो ये नहीं देखेंगे कि मैच का परिणाम क्या रहा है। तो जिस तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी करने पर आमादा है, इससे बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है और उसने कहा है कि हम राष्ट्र हित में फैसले ले रहे हैं, खाड़ी संकट पर हमारी करीबी नजर है और वहां से भारतीय नागरिकों को जहां जहां वो युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन देशों की सर्वोच्च लीडरशिप के संपर्क में है, उनसे बात कर रही है। लेकिन सोनिया गांधी, कांग्रेस, महबूबा मुफ्ती, असदुद्दीन ओवैसी, ये सब नेता एक बार फिर देश के साथ कम खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।